नमस्कार, गुड इवनिंग और शुभ संध्या। दोस्तों, हाजिर हूं एक बार फिर मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट अमित भट्ट, लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम एक मुलाकात। जी हां, रेडियो उड़ान के प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन है। और श्रोताओं, एक और मेहमान के साथ, एक और पर्सनैलिटी के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए आज का ये प्रोग्राम एक मुलाकात। दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमसे मुखातिब होने जा रहे हैं डॉक्टर घनश्याम आसूदानी। डॉक्टर घनश्याम आसूदानी, जो कि दृष्टिहीन है, विजुअली चैलेंज है। उनका जन्म 16 अप्रैल सन 1967 को महाराष्ट्र नागपुर में हुआ था। वर्तमान समय में आप नागपुर महाराष्ट्र के आनंद निकेतन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और दोस्तों, डॉक्टर घनश्याम आसूदानी की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। 1995-96 के लिम्का बुक रिकॉर्ड के एक संस्करण में भी उनका नाम दर्ज है, यानी कि 95-96 का जो लिम्का बुक रिकॉर्ड का एडिशन है, उसका खिताब भी वो हासिल कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर घनश्याम आसूदानी जी को इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। जैसा कि मैंने अभी प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया कि नेशनल अवार्ड्स तो मिले हैं, कई उनकी ख्यातियां रही हैं, और वो ऑथर भी हैं। उनकी एक बायोग्राफी भी लॉन्च हुई थी, जिसके बारे में हम उनसे जानेंगे। सफर की धूप नाम का वो संस्करण था, जिसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी खुद की लॉन्च की गई है, प्रकाशित की गई है। इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर यूके के द्वारा उनको इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। Dr. Ghanshyam Asudani ji, welcome to the show, and I extend my warm welcome to you on program Ek Mulaqat, being broadcasted on Radio Udan. डॉक्टर साहब, आपकी उपलब्धियों की कहानी भी कोई कम लंबी नहीं है, आपके संघर्ष की कहानी भी कोई कम लंबी नहीं है, और मैंने जो आपके बारे में जाना है, पढ़ा समझा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बेहतर होगा कि हम आपकी ही जुबानी ये सुने कि आपका जो बचपन रहा, खास तौर पे क्योंकि आपके पिताश्री हरदयाल दास आसूदानी, उनका एक अपना जनरल स्टोर था और उन्होंने भी संघर्ष किया होगा, स्ट्रगल किया होगा। फिर आपके सभी जो भाई बहन थे वो भी दृष्टिहीन थे, रेटिना पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम के कारण, जो मैंने अध्ययन किया। तो बहुत सारे परिवार में जब लोग विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हैं, दृष्टिहीन हो जाते हैं, और उसके बाद फिर एक आप सामान्य से परिवार में पैदा हुए, संघर्ष आपने सभी ने किया। ऐसी स्थिति में और फिर आज आप जिस मकाम को हासिल कर चुके हैं, जिस स्थिति में आज हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आपने निश्चित तौर पे जो संघर्ष किया, जो स्ट्रगल किया, उसका परिणाम आपको मिला। लेकिन अगर हम आपके इतिहास में जाएं, सबसे पहले आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा रही है, जो शिक्षा रही है, जो एजुकेशन रही है, वो स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो नागपुर के स्कूल से आपकी एजुकेशन रही है। उस समय आपको क्या क्या संघर्ष करने पड़े, क्या क्या स्ट्रगल करने पड़े, खास तौर पर तब जबकि जैसे आपके पिताजी का एक स्टोर था, जैसे कि मैंने कहा, और फिर उसमें तमाम भाई बहनों को शिक्षा भी प्राप्त कराना उनका एक दायित्व था, जो है हर एक पिता का होता है, हर एक पेरेंट्स का रहता है। तो मैं चाहूंगा कि बचपन में जो आपने संघर्ष किए, उसकी संक्षिप्त जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ आप
शेयर करें। सभी श्रोताओं का मेरा सादर प्रणाम। अमित जी, आपको भी नमस्कार। बचपन की आपने बात की। बचपन सभी का सुहाना होता है, हमारा भी था, पर उसके साथ साथ संघर्ष भी उतना ही था। हमारा परिवार पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के भारत आया था। जैसा कि आप जानते हैं, विभाजन के समय सभी हिंदुओं को वहां से खदेड़ दिया गया था। नागपुर में आकर के बसा, और जब मेरा जन्म हुआ 1967 में, तब हमारे पिताजी को पहले 2 लड़कियां ऑलरेडी हो चुकी, यानी मेरे 2 बड़ी बहनें, मैं तीसरी संतान। और भाग्य कुछ ऐसा रहा उनका कि दोनों मेरी बड़ी बहनें जो हैं वो नेत्रहीन थी, और मैं भी तीसरी संतान जो था वो नेत्रहीन ही जन्मा। तो ये तो एक तरह से जिसको बोल्ट फ्रॉम ब्लू कहते हैं, उस तरह की स्थिति थी हमारे माँ बाप के लिए। एक के बाद एक 3 यदि नेत्रहीन संतानें होती जाए तो आप सोचिए उस समय उनकी क्या स्थिति रही होगी। लेकिन न दवा ने असर किया, न दुआ कुछ कर पाई। और मेरे बाद जो चौथी संतान उनकी हुई, विनोद, वो भी दृष्टि का वरदान साथ में नहीं लाया था। इस तरह से उनके 4 संतानें नेत्रहीन हो गई। साथ में उनकी छोटी सी एक जनरल स्टोर थी पिताजी की, तो आमदनी भी बहुत नहीं थी, और इतना बड़ा परिवार ऊपर से, और हमारे इलाज के लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। जो जहाँ सलाह दे देता वहाँ चले जाते, तो इसलिए वो दुकान में भी नियमित रूप से नहीं रह पाते थे। तो इस तरह से परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे अभी भी याद है, हमारा एक घर था पूरी लकड़ी का बना हुआ। पहले 8 जात के पड़पे आते थे, उनसे लकड़ी से बना हुआ घर था। ऊपर कवेलों की छत थी जो जगह जगह से टपकती थी। बारिश यदि हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि रात रात भर बारिश होती रहती है, हम सारा परिवार रात रात भर जागते रहते थे, क्योंकि जगह जगह से जो है हमारा मकान टपकता था और पूरा घर में पानी भर जाता था। तो जैसे भी बरसात शांत हो, चाहे वो रात में हो, शाम में या सुबह में, हम सारे बच्चे डब्बे हाथ में लेकर के अपने घर का पानी निकालने में लग जाते थे। मुझे अभी भी याद है कि कई बार हमने बचपन में ऐसे दिन बिताए हैं कि हमको एक वक्त का खाना मिलता था, दूसरे वक्त का खाना नहीं होता था। मम्मी कहती थी कि देखो, जितना खाना हो अभी खा लो, रात को खाना नहीं मिलेगा। तो कई बार हमने एक वक्त का खाना खा करके भी जीवन बिताया है। ये भी याद है कि मम्मी के पास जितना सोना था सभी उन्होंने बेच डाला ताकि पापा की दुकान अच्छी चल सके, यहाँ तक के मंगलसूत्र भी। मतलब इस तरह के गरीबी के दिन हम लोगों ने बिताए। किसी ने सलाह दी थी कि सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम का शहर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंखों का अस्पताल है, वहाँ बच्चों को ले जाओ, किसी ने सलाह दी थी। तो हमारे पिताजी ने वर्चुअली, मैं आपको बताऊं अमित जी, वर्चुअली उन्होंने भीख मांगी लोगों से, और हम लोगों को, चारों बच्चों को सीतापुर आया हॉस्पिटल लेके गए ट्रीटमेंट कराने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर जगदीश पावा करके उस समय हुआ करते थे। तो उन्होंने प्रयास किया, हम लोगों को 2 महीने वहाँ पर ठहरना पड़ा, और उन्होंने प्रयास किया कि हमारी दृष्टि वापस लौट आए। और उन्होंने ये कहा कि वो उनका खुद का रिसर्च था, उन्होंने कुछ रिसर्च करके कुछ दवाइयाँ विकसित की थी, और उनका ऐसा दावा था कि 2-3 कोर्सेज किए जाएं 2-2 महीने के। तो ये जो हम लोगों का जो प्रॉब्लम है, हम लोगों का सभी का एक ही प्रकार का प्रॉब्लम है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जिसे कहते हैं। तो ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को ठीक किया जा सकता था, ऐसा उनका दावा था। तो उन्होंने 2 महीने का ट्रीटमेंट किया और हमसे कहा कि 6 महीने बाद आप फिर से बच्चों को लेके आइएगा, ऐसा पिताजी से उन्होंने कहा। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि 6 महीने बाद पिताजी फिर हमको फिर से सीतापुर नहीं लेके जा पाए। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। तो आज दुख इस बात का नहीं है कि हमें जो दृष्टि नहीं मिल पाई, दुख इस बात का है कि हम किसी की जिनैन रिसर्च में उनका साथ नहीं दे पाए। तो थोड़े में यदि ये तो हमारा बचपन ऐसा बीता। मेरी जो आत्मकथा छपी है 2008 में, जिसका नाम सफर की धूप है, उसमें सफर की धूप, जी, वो उसके बारे में मैंने भी बहुत सुना और बहुत पढ़ा था उसके बारे में। जी हाँ, तो उसी के बारे में थोड़ा और विस्तार में बताएं। हाँ, तो उसमें मैंने मेरे बचपन से, जन्म से लेकर के, तो मुझे जब तक पीएचडी अवार्ड हुई वहां तक के मैंने विस्तार से लिखा है। मेरे जीवन के बारे में लिखा है, मेरे परिवार के बारे में लिखा है, नेत्रहीन समाज के बारे में लिखा है, और जितने भी जीवन के पहलू हो सकते हैं मैंने कवर किए हैं। और कोशिश ये की है कि जो
आत्मकथा की एक फ्लिप साइड होती है कि आत्मकथा पढ़ना एक बोर काम होता है, और मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं एक बहुत साधारण सा अदना सा इंसान हूँ, तो क्यों कोई मेरी आत्मकथा पढ़े। तो मैंने प्रयास ये किया है कि पढ़ने वालों की जो रुचि है वो उसमें बनी रहे और सत्य कथन भी होता रहे। दोनों प्रयास एक साथ मैंने करने का प्रयास किया है। उसको मैंने ऑडियो फॉर्मेट में, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने उसको ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड भी करवाया है, MP3 में भी और डेजी फॉर्मेट में भी। जिन भाई बहनों की इच्छा हो तो मैं उनको उपलब्ध भी करा सकता हूँ। और इस समय रेडियो उड़ान पर जो मेरा शो चल रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज, उसमें भी मैं उसको अलग अलग भागों में विभाजित करके अंतिम हिस्से में मैं बजाना भी शुरू करने वाला हूँ अगले बुधवार से। जी। तो इसका प्रकाशन कौन से सन में हुआ था? 2008 में हुआ था इसका प्रकाशन, नागपुर में प्रक्षेप प्रकाशन करके हैं उन्होंने किया था। और 1995-96 में फिर आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब भी तो मिला था। हाँ, वो 1988 में हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई जो है विनोद आसुदानी, हम लोगों ने 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में स्थान पाया था। पहले ऐसे मेरिट सूचियां हुआ करती थी, आजकल तो हमारे महाराष्ट्र में तो इस तरह से मेरिट सूची बंद हो गई है, CBSE ने भी बंद कर दिया, लेकिन पहले हुआ करती थी। तो मेरिट सूची में स्थान पाने वाले हम अपने राज्य से पहले स्टूडेंट थे। फिर उसके बाद 12वीं में, उसके बाद ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में सभी में हमने अव्वल स्थान पाया। यानी कि जितने भी हमने सार्वजनिक परीक्षाएं दी, पब्लिक एग्जाम्स दिए, उन सभी परीक्षाओं में हम दोनों भाइयों ने, सगे भाई होने के बावजूद हमने अव्वल स्थान पाया। और ऐसे सगे 2 भाई थे एक ही परिवार से कि जो सभी पब्लिक एग्जाम में 10th से लेकर के तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक अव्वल स्थान पर रहे हों, ऐसा इंडिया में एकमात्र रिकॉर्ड है। इस दृष्टि से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 1995-96 के एडिशन में हम लोगों को शामिल किया था। जी। अच्छा घनश्याम जी, आपने 2 से अधिक विषय, 1 से अधिक विषयों में कहना चाहिए, मतलब डबल विषयों में आपने MA, जिसको डबल MA की है आपने, जो मैं समझ पा रहा हूँ। मैं कुछ समय पहले प्रोफेसर विनोद आसुदानी, जो कि आपके भाई हैं, और उनसे मैं मिला था, उनसे मैं मुखातिब हुआ था, और उन्होंने भी मेरे ख्याल से 2 विषयों में जो है वो डबल MA की है। उन्होंने तो 3 विषय में कर रखी है और मैंने भी 3 विषय में कर रखी है। दोनों ने 3 विषय में कर रखी है। जी, यानी कि फर्क कितना है कि उन्होंने 1 में, आपने 2 में। राजेश आसुदानी भी तो आपके ब्रदर हैं, उन्होंने भी क्या कोई डबल MA की है? अगर ऐसा है तो फिर ये तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। राजेश आसुदानी जो है, उन्होंने MA तो एक ही विषय में किया है, लेकिन इसके सिवा उन्होंने 2 विषयों में किया है। एक उन्होंने साइकोलॉजी में किया है, एक उन्होंने इंग्लिश में किया है, फिर LLM किया है उन्होंने, और अभी वो PhD भी कर रहे हैं लॉ में। और मैंने जो MA किया है, मैंने हिस्ट्री में किया है। इंग्लिश में तो मेरा प्राइमरी MA है ही, जो मेरा व्यवसाय भी है, तो इंग्लिश में किया है, हिस्ट्री में और साइकोलॉजी में, 3 में मैंने कर रखा है। और PhD मेरा जो है वो इंग्लिश में है, ऑफ कोर्स। और फिर आपकी एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी मैंने अध्ययन किया था। तब आप संभवतः यूनिवर्सिटी में थे या शायद कॉलेज में थे, जब आपकी उस समय 86-87 के, जी, वो डॉक्यूमेंट्री के बारे में 1988 में 10th में जब हम लोग मेरिट में आए थे, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिल्म डिवीजन है मुंबई में, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में उस साल 3 बड़े अजीब से केसेस हुए थे। और उसी एग्जाम में पूरे महाराष्ट्र से एक लड़का पहला आया था, जिसका नाम था मंगेश मस्कर। वो पूरे महाराष्ट्र से, और वो उसका ये था कि वो स्लम में रहता था, एक मिल वर्कर का बेटा था और मुंबई के धारावी स्लम में रहता था। फिर भी पूरे महाराष्ट्र से वो फर्स्ट आया था। एक वो केस था। दूसरी थी आशा चंद्रकांत थेटे, जो ठाणा से थी, और ठाणे से वो उसने 76% मार्क्स मिलाए थे, और उसको जब 9th में थी तब ब्लड कैंसर हो गया था। और वो ब्लड कैंसर इतना बढ़ गया कि डॉक्टरों ने उसको 10th की एग्जाम देने से मना कर दिया था। फिर भी उसने बेड पर सोकर के 10th की एग्जाम दी, और वो रिजल्ट नहीं देख पाए, उसके पहले ही वो चल बसी। एक वो केस हुआ था। और तीसरा था हमारा, हम 2 नेत्रहीन भाई थे, और नेत्रहीन पहली बार ऑफिशियल मेरिट लिस्ट में उन्होंने प्रावीण्य सूची में स्थान पाया था। तो इन तीनों केसेस को कवर करके एक छोटी सी 15-20 मिनट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिल्म डिवीजन ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। उसका हिंदी में नाम था क्षितिज की ओर, और उसका इंग्लिश में नाम है मोर देन अ सक्सेस स्टोरी। तो वो तब रिलीज हुई थी, दूरदर्शन पर भी उसका टेलीकास्ट हुआ था, और सारे फिल्म थिएटर्स में भी फिल्मों के पहले जैसे गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती है, वैसे वो कई दिनों तक दिखाई जाती रही थी। एक बार फिर से मैं
आपके संघर्ष की तरफ जाना चाहूँगा। बचपन में जो आपने इतना स्ट्रगल किया, उन दिनों जब आप कठिनाई के दौर से, बल्कि आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार, आपने जैसे जिक्र किया कि विषमताओं के दौर से गुजर रहा था, आपको कभी लगा, उस समय आभास हुआ कि आप जिस स्तर पर आप हैं आज, बहुत अच्छी स्थिति में हैं और हर किसी को ये मकाम हासिल नहीं होता है घनश्याम जी, उस समय आपको इस बात का आभास था, कहीं एक फीलिंग थी कि आप आज जिस मकाम को अचीव कर चुके हैं उसको आप कभी अचीव कर पाएंगे? जी नहीं। एक्चुअली एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, वो बड़ी मनोवैज्ञानिक सी बात है कि हम लोग नेत्रहीन हैं, इस बात का भी पूरा एहसास हमको नहीं था एक निश्चित समय तक। बाद में धीरे धीरे करके होता गया, लेकिन हमने इसको एक, मैं इंग्लिश में अक्सर कहता हूँ, नेचुरल डेवलपमेंटल फैक्ट के रूप में लिया। अब नेचुरल डेवलपमेंटल फैक्ट जैसे बाकी डेवलपमेंट्स होते हैं, तो उस तरह का ये भी एक डेवलपमेंट है कि कुछ लोगों को दुनिया में दिखता है और कुछ लोगों को दुनिया में नहीं दिखता। बोथ द फैक्ट्स आर नेचुरल डेवलपमेंटल फैक्ट्स। इस तरह से हमने अपनी नेत्रहीनता को लिया था। वो इसलिए लिया था कि हमारे माँ बाप ने हमको एटमॉस्फेयर ही घर में ऐसा दिया था। वो फॉर एग्जाम्पल कि एक नेत्रहीन बच्चा जो टोटली ब्लाइंड हो, वो पतंग नहीं उड़ा सकता, इम्पॉसिबल। इवन साइकिल नहीं चला सकता, टू व्हीलर नहीं चला सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन जब हम ऐसी बातों के लिए जिद पकड़ लेते थे कि पापा हमको साइकिल चलानी है और पापा हमको पतंग उड़ानी है, तो वो ये कभी नहीं कहते थे कि तुमको नहीं दिखता है, तुम पतंग कैसे उड़ाओगे, तुम साइकिल कैसे चलाओगे, किसी को तो ठोस मार दोगे, कोई गिर जाएगा। तो हमको साइकिल चलाने देते, हमको पतंग उड़ाने देते थे। और इस बात का उस समय तो शायद लोग उनको भला बुरा कहते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि हम सड़क पर साइकिल चलाते थे और किसी से जाके टकराते थे, फिर उनका सामना भी उनको करना पड़ता था। एक मुझे किस्सा मेरा खुद का ही याद आता है। इसी तरह से साइकिल चलाते चलाते मैंने किसी को ठोकर मार दी और उसको काफी चोट आई उस व्यक्ति को। तो उस समय क्या होना चाहिए था, उसने बहुत भला बुरा भी कहा हमारे पिताजी को। तो हमारे पिताजी ने ये नहीं कहा कि भाई बच्चा नेत्रहीन है इसलिए वो साइकिल चला रहा था, इसको माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा होगा जी, कि बच्चे तो बच्चे हैं, गलतियां हुआ करती। ये नहीं कहा कि आपका बच्चा नेत्रहीन है। तो ये जो बड़ा मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमको बचपन में मिला, जाने अनजाने, उसने हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज जो कुछ भी हम है, मैं ये मानता हूं कि उस मोटिवेशन की वजह से, उस साइकोलॉजिकल सपोर्ट की वजह से हम हैं। और दूसरी बात थी हमारे पिताजी का भगवान के प्रति अगाध विश्वास, फेथ था उनको बहुत बड़ा। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग 10th में पहुंचे तो हम लोगों की एक एम्बिशन थी। हमारे कुछ टीचर्स ने हमको भड़का रखा था, अभी हम इसी कभी कभी इसी भाषा में कहते हैं कि हमको भड़का रखा था कि तुम पढ़ाई करोगे तो मेरिट में आओगे, पेपर सूची में आओगे। तो एक दो टीचर्स थे हमको इनकरेज करने वाले। वैसे भी दुनिया में ऐसा होता है कि आपको इनकरेज करने वाला एक होता है और आपको डिस्करेज करने वाले 10 निकल आते हैं। तो बाकी सब टीचर्स हम पर हंसते थे, क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो बहुत अच्छी स्कूल नहीं थी। उस समय नेत्रहीनों को अच्छी स्कूलों में प्रवेश मिलता नहीं था। तो जो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, कभी उसके इतिहास में कभी कोई मेरिट लिस्ट में आया ही नहीं था उस स्कूल से। अरे वाह। अरे दूसरा, हम लोग वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़ते थे, मराठी मीडियम में पढ़ते थे, हमारा इंग्लिश मीडियम भी नहीं था 10th तक। और तीसरा, हम लोग नेत्रहीन थे। चौथा, हम लोग गरीब थे एक तरह से। अभी तो मैं कहता हूँ, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, एक तरह से भिखारी के बेटे थे। तो ये सब बातों के बावजूद, अच्छा ब्रेल में किताबें अवेलेबल नहीं है सारी, दूसरे जब पढ़ के सुनाएंगे, तब ये कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, आपके स्कैनर्स नहीं हुआ करते थे। हम क्या करते थे, हमारी जो नोट्स या गाइड्स थी, वो हमारी एक छोटी बहन थी उषा, उसको देखता था, वो साइटेड थी। वो रोज 2-3 घंटे हमको पढ़ करके सुनाती थी। और वो कैसेट टेप्स पहले आते थे ना, कैसेट टेप रिकॉर्डर्स, उसमें वो हमको रिकॉर्ड करके देती थी, फिर वो हम लोग सुनते थे। अच्छा, स्कूल भी हमारी घर से इतना दूर थी, 12 किलोमीटर दूर थे। हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते थे, 2 बसेस बदला के जाते थे स्कूल तक और 2 बसेस बदला के आते थे। यानी यदि आपकी 6 घंटे की स्कूल है तो आपके 4 घंटे आने जाने में चले जाते थे। उसके बाद फिर हम घर में आकर के पढ़ाई करेंगे। तो इन सब परिस्थितियों के बावजूद हम लोग मेरिट में आएंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा था कि जिसका भगवान पर पूरा विश्वास था और हमारी पढ़ाई को देखता था और कहता था कि घनश्याम और विनोद, तुमको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। और वो थे हमारे पिताजी। उनका इतना फेथ अपने भगवान के प्रति। तो इन सब बातों के चलते
आज हमने जो भी पाया है। हाँ, ये बात आपका जो मूल सवाल कि हमने कभी ऐसा सोचा था, तो कोई ऐसा सोच नहीं सकता। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहकर के ऐसा कोई नहीं सोच सकता। भविष्य अनिश्चित होता है कि आगे क्या होगा, कि न जाने वक्त की रफ्तार क्या दिखाती है, कभी कभी तो बड़ा खौफ सा लगे है मुझे। क्या बात है। और डॉक्टर साहब, आपकी व्यक्तिगत विचारधारा क्या है ईश्वर को लेकर के, ईश्वरीय सत्ता को लेकर के? भगवान पर यकीन करते हैं आप? जिन लोगों ने मेरी आत्मकथा पढ़ी है, उनका ऐसा कहना है, मैं आपको एक व्यक्ति का रिमार्क सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि देयर इज गॉड ऑन एवरी पेज ऑफ योर ऑटोबायोग्राफी। मेरा बड़ा विश्वास है कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो इस संसार को चलाती है, जो इस संसार को मॉडरेट करती है, चाहे उसको आप किसी भी नाम से पुकारें, वो शक्ति जरूर है। और जब भी हम भटक जाते हैं, जैसे गांधी जी कहते थे कि जब भी मैं राह भूल जाता हूँ, भटक जाता हूँ, तो आंखें बंद करके मैं चिंतन करता हूँ उस करतार का, और मुझे राह दिखाई दे जाती है। तो मैं इस बात में फॉर्मली विश्वास रखता हूँ कि कोई शक्ति है जो आपको पग पग पर मार्गदर्शन करती है, राह दिखाती है। जी जी जी, बहुत हर्ष और आनंद महसूस मैं कर रहा हूँ, और हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से उनको सुखद अनुभूति का आभास हो रहा होगा इस मुलाकात को सुन करके। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि म्यूजिक का भी आपको शौक है, संभवतः संगीत भी आप सुनते हैं, और कुछ गुनगुनाने का भी शौक होगा? जी जी जी। तो कौन सी गजल या कौन सा गाना हमारे इस प्रोग्राम में आप सुनना चाहेंगे? निदा फादली का एक बड़ा फेमस शेर है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। क्या बात है। इसी शेर से प्रभावित होकर के मैंने अपनी आत्मकथा का नाम भी सफर की धूप रखा था। और इसी गजल वही सवाल मेरे जहन में था कि सफर की धूप जो आपकी बायोग्राफी है वो इस नाम से मिलती जुलती है। जी, चित्रा सिंह ने ऑटोबायोग्राफी में एक्नॉलेज भी किया है, निदा फादली जी को धन्यवाद भी दिया है मैंने कि उनका इतना शेर है। मैं बचपन से मुझे शेर आकर्षित करता रहा था, और जगजीत चित्रा ने बहुत अच्छे से इसको रेंडर भी किया है, गाया भी है। तो मैं चाहूंगा यदि आपके पास वो गजल हो तो आप श्रोताओं को जरूर सुना दें। दोस्तों, डॉक्टर घनश्याम आसुदानी की उपलब्धियों की कहानी उन्हीं की जुबानी, बस इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हमारा और आपका साथ मुद्दतों से है, ये आप हम अच्छी तरह जानते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखा प्रोग्राम जिसका नाम है अंदाज अपना अपना, जो पेश करेगा आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे सैफ। रेडियो उड़ान पर हर मंडे रात 8 से 9, और ये प्रोग्राम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स पर बेस्ड है, ये आप जानते हैं। तो सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए अंदाज अपना अपना विद आरजे सैफ ऑन रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक टू द शो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार, देखिए, आपकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा है, इतने सारे आपको खिताब दिए गए हैं, और हमारे लिए कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि आपसे क्या जानकारी हम अपने इस 1 घंटे के प्रोग्राम में समेटें। तो आपको एक इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड खिताब मिला था इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर यूके की तरफ से, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। उसके बारे में चाहूंगा कि आप श्रोताओं के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसे आप वहां तक पहुंचे, कैसे आपको खिताब मिला नेशनल से और फिर इंटरनेशनल से। 1995 में जब हम लोगों ने एमए पास कर लिया था, उसके बाद गिनीज कमेटी जो रहती है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है,
अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से उनको जानकारी पहुंचती है, ऐसा हमने सुना था। और हमारे लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी। हम बहुत साधारण परिवार से आए, मैंने आपको पहले ही बताया। हमारा नॉलेज भी बहुत लिमिटेड था, वैसे भी नेत्रहीनों के रिसोर्सेज उस समय तो और भी लिमिटेड हुआ करते थे। तो हमने बस गिनीज बुक का नाम ही सुन रखा था। एक दिन अचानक के इसी तरह से गिनीज बुक के एडिटर जो थे मैक फॉरलॉन, उनका लेटर आया कि आपका इस तरह का रिकॉर्ड हमने आपके कंट्री के बुक में देखा है एंड वी विल बी हाईली डिलाइटेड टू इंक्लूड यू इन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आप अपना बायोडाटा और आप अपने सारे अचीवमेंट्स और वीडियो टेप बना करके हमको भेजिए, ऐसा उन्होंने हमको एडवाइस किया। उसमें वीडियो टेप्स हुआ करते थे, सीडी नहीं हुआ करती थी। तो हम बड़े खुश कि हमारा नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आएगा। हमने बड़ी मेहनत करी, स्टूडियो बुक करा, वो सारा उसमें डॉक्यूमेंट्री चलाई और जितने भी अचीवमेंट्स थे उनका एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके गिनीज बुक वालों को भेज दिया। फिर आगे परिस्थितियों ने कुछ ऐसा टर्न लिया कि गिनीज बुक में तो हमारा नाम शामिल नहीं हो पाया, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, उन्होंने जो भी रीजंस दिए हों। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि यूके के कुछ एजेंसीज को जो हूज़ हू को पब्लिश करती हैं, और उनको हमारा बायोडाटा पहुंच गया उनके गिनीज वालों के थ्रू। और हमको एक यूके की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर 1998 में ये अवार्ड अता किया। इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है, वो हर साल कुछ चुनिंदा लोगों को वो दिया करते हैं। तो मुझे और विनोद को, दोनों को मिलाकर वो इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 1998 में उन्होंने हमको अता फरमाया। मैंने विनोद जी को भी सुना है तमाम कॉन्फ्रेंसेस में, और राजेश आसुदानी जी से तो बातचीत होती रहती है कॉन्फ्रेंस में, तमाम उनको मैंने सुना है, बहुत से लोगों ने सुना है। आप भी इंटेलेक्चुअल हैं, आपके दोनों भाई वो भी इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो कभी कभी ऐसा अवसर आता होगा जब 3 इंटेलेक्चुअल माइंड एक साथ टकराते होंगे, ऐसा कोई मोमेंट आपको याद आ रहा है? टकराव जो है वो मतों का होता है, प्रिंसिपल्स का होता है। खास करके मेरा जो भगवान में विश्वास है और अनकंडीशनल फेथ है मेरा, और वो दोनों जो है विनोद और राजेश, उनका गॉड में फेथ नहीं है, उनका अपने आप में विश्वास है। मैन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, इसमें वो विश्वास रखते हैं। बड़ी लॉजिकल सी उनकी थिंकिंग है, और मैं बड़ा इमोशनल और सेंटिमेंटल इंसान हूँ। तो ये हमारा क्लैश ऑफ ओपिनियंस अक्सर होता रहता है। और एक बार चर्चा शुरू हो जाए, उन्होंने कह दिया कि भगवान नहीं है और मैं कह दूं कि भगवान है, तो फिर रातें खत्म हो जाती हैं, हमारी चर्चाएं खत्म नहीं होती हैं। इससे सिचुएशन आ जाती है। जी जी जी। और वैसे आपके घर में इतने सारे स्कॉलर्स हैं, ये तो आपको कभी कभी गौरवान्वित भी करता होगा। कभी कभी कोई ऐसे पल, कोई ऐसे मोमेंट जबकि आप तीनों ब्रदर्स को एक साथ, क्योंकि तमाम कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाना पड़ा हो, और एक के बाद एक ब्रदर, 2 आसुदानी ब्रदर्स को तो मैंने सुना है कॉन्फ्रेंस में, हम लोगों ने पूर्व में 2010 के आसपास। तो ऐसे भी अवसर आए होंगे जब तीनों ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर रहे होंगे? कम आए हैं, लेकिन आए जरूर हैं तीनों ब्रदर्स। अच्छा लगता है। अब गौरवान्वित तो ठीक है, क्योंकि बचपन से हम तीनों साथ ही रहे, लेकिन जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी तीनों साथ में रहें तो अच्छा ही लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ किया है हम लोगों ने, करतार की बड़ी मेहरबानी है, ऐसा लगता है। वैसे परिवार में तो हम लोग बहुत क्लोज हैं, अभी भी क्लोज हैं। सिर्फ नौकरियों की वजह से अलग अलग स्थान पर हम लोगों को रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग मिलते हैं, बातें करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि हम तीनों बात न करते। और बड़ा डाउन टू अर्थ है हम लोग तीनों में, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कभी ऐसा लगा कि हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत हमने कुछ किया है। हम लोग बड़े डाउन टू अर्थ हैं और बहुत सिंपल, और सभी से बात करने वाले, सभी के साथ रहने वाले, और हमको दिल से अच्छा लगता है, मुझे भी, विनोद को भी और राजेश को भी, कि अपनी, खास करके अपनी नेत्रहीन कम्युनिटी में रहना, उनसे बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, हो सके तो उनको सॉल्व करना, मुझे और हम तीनों को बहुत अच्छा लगता है। हमारा ये पैशन है, इंटरेस्ट नहीं है, हमारा ये पैशन है तीनों का। और जितना हम लोगों से हो सकता है, बहुत प्रचार किए बिना, प्रसार किए बिना, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े बिना, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर जितना हो सकता है, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक मदद हो, हम लोग करते हैं सभी को। और मदद मांगने में भी कभी हिचकिचाते नहीं, जब हमको मदद लगती है तो हम लोग मांग भी लेते हैं।
भाई आप लोग डाउन टू द अर्थ हैं, और ये भी एक बड़ा कारण है आपकी सफलता में, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये एक बहुत रोचक चीज आपके बारे में हमारे श्रोताओं को सुनने को मिली होगी। अच्छा, कभी कंपटीशन का भाव, हालांकि थोड़ा अलग सा सवाल है, उस तरह का पॉजिटिव कंपटीशन हम कहें, क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा इस तरह से रहती है कि अरे भाई मेरे ब्रदर भी स्कॉलर हैं, जब आप खास तौर पे स्टूडेंट रहे होंगे, स्कूल में रहे होंगे, कॉलेज में रहे होंगे, कि भाई साहब के इतने मार्क्स हैं तो अगली बार मुझे इनसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, इस तरह का कोई पॉजिटिव कंपटीशन, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा आपके बीच रही कभी, ब्रदर्स के बीच में? नहीं, निगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन पॉजिटिव भी इस तरह की कंपटीशन नहीं रही। मैं इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग जब एमए में थे, मैं पहली कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं और विनोद एक ही क्लास में रहे, क्योंकि हमारी स्कूल बहुत दूर थी। चाहे वो मेरे से 2 साल छोटा भी है, तो हम दोनों को साथ में ही डाला गया था स्कूल में, तो हम एक ही कक्षा में रहे। तो एमए में हम 4 लोग थे, मैं, विनोद था और 2 लड़कियां थी हमारे साथ पढ़ने वाली। हम चारों में बहुत ज्यादा कंपटीशन थी, कौन पहला आएगा, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा, कोई नहीं बोल सकता था जब तक कि रिजल्ट आउट नहीं हुआ। तो रिजल्ट आउट हुआ, मैं और विनोद पहला और दूसरा आए। एमए की परीक्षा में विनोद पहला आया था और मैं दूसरा। लेकिन हम दोनों को इतनी खुशी हुई, ये हमको महसूस ही नहीं हुआ कि कौन पहला है और कौन दूसरा है। जब हमको कन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में बुलाया गया, तो वो भी साथ में बुलाया गया और दोनों ने साथ में हाथ आगे किया और सिल्वर और गोल्ड मेडल दोनों ने साथ में रिसीव किया और दोनों साथ में गले लग करके हम रो पड़े। क्या बात है, क्षण याद है, भावपूर्ण और बहुत रोचकता के वो क्षण रहे होंगे। अच्छा, परिवार के बारे में मैं थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहूंगा। आपने कहा कि संभवतः 7 या 8 भाई बहन हैं आप, उनमें से कितने दृष्टिवान हैं, कितने दृष्टिहीन हैं? 8 भाई बहन हैं हम लोग, उनमें से 5 जो हैं वो जन्मतः दृष्टिहीन हैं। यानी पहली 2 बहनें, बड़ी वाली, मैं तीसरी संतान हूँ, चौथा विनोद जिसकी मैं बात किए जा रहा हूँ पिछले आधे घंटे से। तो 4 इस तरह से हम लोग नेत्रहीन हैं। उसके बाद बीच में फिर 3 लोग हैं, उसमें 2 बहनें हैं और 1 भाई, वो सनेत्र हैं। फिर लास्ट जो भाई हमारा सबसे छोटा, राजेश असगणी, जिसका आपने जिक्र किया है, और मेरे हिसाब से भारत के दृष्टिहीन समाज में तो वो बहुत ज्यादा परिचित हैं, हर व्यक्ति उनको जानता है। मैं तो अब ये भी थोड़ा बोलने लगा हूँ, मैं इसका भी आपको बाद में कारण बताऊंगा, लेकिन ये वो एक नेत्रहीन है ना। इस तरह से हम लोग 5 भाई बहन जो है वो जन्मतः नेत्रहीन है। अब उनमें से बड़ी 2 बहनें की शादी हो गई है, वो ज्यादा नहीं पढ़ पाई, वो अपने अपने घर में वो सेटल्ड हैं। मैं पिछले 15 साल से यहाँ नागपुर के पास वरोरा करके एक सिटी है, जहाँ बाबा आमटे जी का आनंदवन भी सिचुएटेड है, वर्ल्ड फेमस रिहैबिलिटेशन सेंटर है लेप्रोसी पेशेंट्स का। वहाँ उनका एक कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज, वहाँ पर मैं पिछले 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। विनोद जो है वो नागपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाता है, और राजेश, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है। और बाकी भी जो हमारे सनेत्र भाई बहन है वो भी अच्छे पदों पर कार्यरत हैं जी। और आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हमसफर, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, उस घर के बारे में कुछ बताएं। जी, अब मेरा विवाह जो है वो 1998 में हुआ था, और मेरी पत्नी पहले कुछ समय वो हाउसवाइफ रही, और उसके बाद पिछले 7 साल से वो केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं, पढ़ाती हैं। और मुझे 2 बेटियां हैं। बड़ी जो मेरी बेटी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करती है, ग्रेजुएट है, और छोटी बेटी अभी 4ठी कक्षा में पढ़ती है। 2 बेटियां हैं मुझे। इतना छोटा सा परिवार है जी। चलने से पहले क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से युवा लोग रेडियो उड़ान पर एक मुलाकात प्रोग्राम में आपको सुन रहे होंगे, तो युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि आप स्वयं एक लेक्चरर हैं, और तमाम और लोगों के लिए आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे?
खास करके हमारे जो नेत्रहीन भाई बहन हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। वैसे तो मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी को संदेश दे सकूँ, लेकिन मेरे अपने अनुभव से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि बनाने वाले ने दृष्टि छीन ली है, नेत्रहीन बनाया है, तो 3 बातों का यदि समन्वय रख पाए तो चाहे परिस्थिति कितनी भी अनुकूल हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो अपने आप में और ऊपर वाले में विश्वास। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की जो प्रस्तावना लिखी गई है, उसमें एक बात बड़ी बढ़िया कही गई है कि विस्पर फ्रॉम बिलो एंड ग्रेस फ्रॉम अबव। इनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो फिर वो एक मीठी मेलोडी बन जाती है। मैं तो कहता हूँ कि सफलता दिलाने में ये एक चीज महत्व की होती है। दूसरा होता है टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी का साथ बहुत जरूरी है। और तीसरा होता है आपकी खुद की मेहनत, हार्डवर्क, टेक्नोलॉजी, फेथ इन पर्सन एंड फेथ इन गॉड। का यदि समन्वय कर पाए आप, तो बाकी कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति और कोई स्थिति ऐसी नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। ये मेरा खुद का अनुभव है। जी, डॉक्टर घनश्याम आशुदानी जी, आपने बहुत खट्टे मीठे और कुछ रोचकता लिए विचार अपने रखे, और जीवन भर आपने जो संघर्ष किया, फिर इस मुकाम को हासिल किया, यानी प्रारंभ से लेके और आज तक की कहानी। और अभी तो चूंकि ईश्वर पर आपका विश्वास है, तो ईश्वर की कृपा से आपका जीवन और भी आगे है, और आप जिस तरीके से जीवट हैं आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत से आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि जो बेहतरीन चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की हैं, वो एक लोगों को एक प्रेरणा भी उससे प्राप्त हुई होगी। खासतौर पर हमारे युवाओं को, हमारे युवा दोस्तों को, यंग जनरेशन को बहुत कुछ सीखने समझने को। और सच मानिए तो मुझे भी आपसे बात करके एक तरह की जो पॉजिटिव एनर्जी और जो एक इनकरेजमेंट मिलता है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपको यहाँ से हम इस प्रोग्राम में विदा करने से पहले आपका वो डिफरेंट एबिलिटीज नामक प्रोग्राम भी तो रेडियो उड़ान का हिस्सा बनने वाला है ना, तो उसके लिए मैं श्रोताओं से जरूर ये गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम आप जरूर सुने। और डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार रखने के लिए और हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसके बारे में एक बात अंतिम रूप से अमित जी कहना चाहूंगा कि ये पहला सेगमेंट जो है डिफरेंट एबिलिटीज का, इसमें कुछ एपिसोड्स रहेंगे, और उसके बाद दूसरे सेगमेंट में मैं एक काउंसलिंग के लिए कोई प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं और राजेश दोनों रहेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल काउंसलर्स भी हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों के पास डिग्री भी है एमए साइकोलॉजी की। तो एक काउंसलिंग के विषय में भी एक प्रोग्राम हम दोनों मिलकर के शुरू करने वाले हैं दूसरे सेगमेंट में, और जल्दी ही श्रोताओं को सुनने को मिलेगा। जी, इस मुलाकात के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया श्रोताओं तक पहुंचने का, अपनी बात रखने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुलाकात डॉक्टर घनश्याम आशुदानी के साथ। एक जो बहुत अहम बात, जो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है, श्रोताओं से करनी है, वो ये कि कभी भी हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आप अपनी फीडबैक भेजना या लिखना न भूलें। इस प्रोग्राम में आपको क्या अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा लगता है, और इसमें किस तरीके से और इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इसको तमाम तरह से इसमें कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती हैं, कुछ नए आयाम दिए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम एक मुलाकात एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि हमारी ये कोशिश होती है, एक छोटा से हमारा ये प्रयास है कि उन लोगों को मौका दिया जाए श्रोताओं से बातचीत करने का, उनसे रूबरू होने का, जिन्होंने
अपनी जिंदगी में कुछ मकाम, कोई अचीवमेंट्स हासिल की हैं। यूं तो हर एक की लाइफ में कुछ न कुछ उपलब्धियां होती हैं, कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन कुछ अगर खास आपके साथ है और आपको लगता है कि आपको भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहिए और लोगों से आप मुखातिब होना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जहां तक आपकी फीडबैक का सवाल है, तो ईमेल के अतिरिक्त आप हमारे इस रेडियो उड़ान, जो कि हमारा एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है, उसमें आप उसकी जो वेबसाइट है उसमें लॉग ऑन कर सकते हैं, www.radioudan.com। यहां जाने के बाद आपको एक पेज वहां ढूंढना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर जैसे आप जाते हैं तो सबमिट योर फीडबैक का एक पेज वहां आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में लिंक बोलते हैं। तो उस लिंक पे आप जाएं और वहां इस प्रोग्राम के बारे में और इनफैक्ट रेडियो उड़ान के जो तमाम प्रोग्राम्स हैं उनकी फीडबैक आप दे सकते हैं, उनकी रेटिंग आप सेलेक्ट करके आप हम तक भेज सकते हैं। उस प्रोग्राम में एक कमेंट का भी, उस सबमिट योर फीडबैक का जो पेज है उसमें आपके कमेंट का भी ऑप्शन है, जहां पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं और रेट करके हमारे प्रोग्राम को आप रेटिंग भी प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे अनुमति लेने का। मैं आपको चलने से पहले अपनी ईमेल आईडी का पता बता देता हूं। ईमेल आईडी है amit@radioudan.com और इसके अलावा आप हमें एक दूसरे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल का पता है mail@radioudan.com। चलते चलते एक बहुत खूबसूरत गजल, जो पर्सनली न जाने क्यों मुझे इतनी पसंद है, तलत अजीज साहब ने इस गजल को गाया है। जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। कुछ इसी टाइप की ये गजल है। पर्सनली मुझे बहुत ये पसंद है। आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं इस प्रोग्राम के साथ। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।